मोदी की गारंटी, चारों तरफ हर जगह यही ऐड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो मानकर बैठा हो कि भाई जनता तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो अंधाधुंध मेरी बातों में विश्वास कर लेंगे। इस गारंटी की असलियत सुनो। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। छोटे बस कर यार। पापा की करो, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिए। और ये करप्शन के आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे खुद। इनमें से 23 के ऊपर जो अब करप्शन केसेस चल रहे हैं उन्हें भुला दिया गया है। इतना ही नहीं, इस इलेक्शन में लड़ने वाले 28% बीजेपी के कैंडिडेट्स एक्चुअली में बाकी पार्टियों से डिफेक्ट होकर बीजेपी में आए हुए हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर हैं और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे पॉलिटिशियंस जिनके खिलाफ ना कोई मनी ट्रेल मिला है, ना कोई करप्शन साबित हो पाया है। मैंने कहा था दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है, लेकिन अब मुझे डाउट हो रहा है अपनी बात पर इस वीडियो को देखकर। देश का कर्जा पहले बहुत था कांग्रेस के राज में, अब कम हो गया। कांग्रेस के राज में कितना था कर्जा? 1,000 बिलियन डॉलर। 1,000 बिलियन डॉलर। हाँ। अब कर्जा है 500,000, अब 500,000 करोड़ बिलियन डॉलर कर्जा मोदी सरकार में अब उतरा है। नहीं समझे आप देश पर कितना कर्जा है? 5,000 करोड़ अरब 5,000 करोड़ अरब हाँ। बिलियन डॉलर। हाँ। अब देश पर कर्जा है। हाँ। इसे देखकर लगता है कि सबसे बड़ा स्कैम एक्चुअली में लोगों के दिमाग के साथ किया गया। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो गया। कहाँ देखे थे ये जो, मतलब कहाँ पढ़े थे? न्यूज में आता है तो। कौन सा न्यूज में देखे थे? आज तक न्यूज में। आज तक न्यूज में देखे थे? कांग्रेस सरकार में तारू मैं। अभी की सरकार में कितना है? पैसा देगा वो बिजली का बिल भरेगा या अपना काम करेगा। पता है अमेरिका पे कितना कर्जा है? कितना अमेरिका पर कितना कर्जा है? कमाई के ऊपर हो गया ना। 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा उन पे अमेरिका पे। अमेरिका पे 1 अरब बिलियन डॉलर कर्जा है। तो सुपर पावर है वो। 1 अरब बिलियन डॉलर में जीरो कितना होगा लगभग? ये नहीं पता भैया, हम नोट थोड़ी गिनने जानते हैं। इससे पता चलता है शिक्षा की इंपॉर्टेंस। ऐसे नेताओं को वोट देना कितना जरूरी है जो एजुकेशन पर फोकस करें, ना कि आपको बेवकूफ बनाए। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे नहीं भी होंगे तो करिए हम क्या। अभी हम लोग देखने वाले हैं वो वीडियो जिसमें ध्रुव राठी बीजेपी और नरेंद्र मोदी को बहुत गंदे तरीके से कर रहे हैं एक्सपोज। तो जल्दी जल्दी चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ और हर वीडियो का दूंगा मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ, देखते हैं पहली वीडियो। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश की। मोदी जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। इससे एक ही चीज पता लगती है, ये देश की जनता को, आप लोगों को बिल्कुल बेवकूफ समझते हैं। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। तो इस हिसाब से तो मेरे सारे दोस्तों के माथे पे जो है बेवकूफ लिखा होना चाहिए, ज्यादातर इसी तरह की बातें करते हैं।
और मोदी जी के लिए वो गाना परफेक्ट है, झूठा। और वो वाला भी डायलॉग अच्छा लगता है, एक ही तो दिल है कितनी बार जीतोगे, तो एक ही तो नंबर वन पोजीशन है, कितने स्टेट को दोगे। कल होके बिहार में आएंगे तो बोल देंगे भैया बिहार को भी हम नंबर स्टेट बना देंगे, एक बार मौका दो। मेरा सिंपल सवाल है कि जिस स्टेट में आपकी उतने सालों से सरकार है, उसको नंबर वन बना दिया, नहीं बनाया ना तो फिर क्यों। जिस स्टेट में आपके इतने सालों से सरकार है, क्या वो स्टेट हिंदुस्तान का नंबर वन स्टेट है? जवाब है नो, तो फिर क्यों? किस तरीके से भाई बोलता ना कि जिस स्टेट में आपकी सरकार है, उस स्टेट के स्कूल को नंबर वन बना दिया, जवाब है नो। जिस स्टेट में आपकी सरकार है, उस स्टेट की इकोनॉमी सबसे अच्छी सुधार, इकोनॉमी स्टेट वाली भी बहुत अच्छा कर दिया, नो। बेरोजगारी वहां खत्म कर दिया, नो। रोजगार बहुत ज्यादा दे दिया, नो। कुछ भी किया, नो। तब फिर दूसरे स्टेटों को कैसे बढ़िया कर सकते हो? अलग इन लोग की नौटंकी चल रही है। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट में बताओ। चलो अगला देखते हैं। सुनो, आप तो ये बताओ, मोदी जी ने गरीबों को कितना राशन दिया, कितने लोगों को दिया? 80 करोड़ ना। तो आप ये मानते हो कि 80 करोड़ लोग गरीब हो गए? मोदी जी के आने से आप ये मानते हो 80 करोड़ लोग गरीब हो गए? आपने कहा है ईडी, आपको इतनी कैसे नॉलेज है? ईडी पता है आपको क्या होता जब आप एक ध्रुव राठी का वीडियो देख लोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा डिक्टेटर। है? ओहो, ध्रुव राठी फैन भाई साहब, अंधभक्त को मैं इसमें तो बता रहा हूं, अंधभक्त के साथ बहस करके लड़के अपना टाइम बर्बाद नहीं करने का, क्योंकि अंधभक्त के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ठीक है। उनको समझाने से अच्छा है कि भाई कोई काम धंधा कर लो, क्योंकि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, ना उसको बेरोजगारी समझ में आता है, ना महंगाई समझ में आता है, कुछ नहीं। उसको समझ में आता है मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम। मतलब एक बंदा मेरे से इस बात पे डिबेट कर रहा था, लिटरली मैं जो शूट कर रहा था, वहां एक बंदा, सोचो वहां पे वो बंदा काम क्या कर रहा है, गाड़ी पोछ रहा है, समझ रहे हो आप? गाड़ी जो गंदी गाड़ी है, कार की शूट थी, तो गाड़ी पोछने का काम करता है। कोई जॉब जो छोटा बड़ा नहीं होता, वो एक अलग चीज है, वो पोछने का जॉब कर रहा है, ठीक है। और जब उससे हम लोग बात कर रहे थे ना, तो बात करते करते वो बंदा खुल के जब सामने आया, तो बोलता क्या मालूम है, मुसलमान लड़की लोग तो हिंदू लड़का लोग को ज्यादा पसंद करती है। हम बोले भाई तो उससे क्या कहने का पर्पस क्या है तेरा, कहना क्या चाह रहा है तू? नहीं भैया, लेकिन जो है ना, मतलब जो है ना, हिंदू लड़की लोग को पता है, मुस्लिम लड़की को पता है, हिंदू लड़के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। हम बोले ठीक है, कितने साल उम्र होते? बोला 21-22 साल उम्र हो गई। हम बोले ठीक है, 22 साल की उम्र में कितनी मुस्लिम लड़की को जानते हो जिसने तुम्हारे समाज की हिंदू लड़की से शादी किया है? भैया एक भी नहीं। तो फिर कहाँ से लाते हो ये सब ग्राफ, कौन देता है ये सब? समझ में आया कितना बड़ा गोबर बनता है। और पूरा एंड ऑफ द डे मैंने मुझे कितनी सैलरी यहाँ पे बोला, 2500 महीना। कितना देर काम करते हो? डेली 8 घंटा। बहुत तकलीफ हुआ सुन के, और क्या कर सकते थे। इसलिए कहते हैं अंधभक्त गोबर भर से कभी मत भिड़ो, वो एकदम निहायती वाहियात हो चुके हैं। चलो अगला देखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी इतना बौखला गए कि राजस्थान के चुनावी भाषण में खुल्लम खुल्ला झूठ बोलने लगे। अब पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। यही झूठ व्हाट्सएप पर भी बहुत फैलाया जाता है दोस्तों। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह देश की सारी संपत्ति मुसलमानों को देना चाहते थे। We need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. They must have the first claim on our resources. मतलब हमेशा से ये तो फेक न्यूज फैलाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कितने सारे टॉपिक पे झूठ बोल चुके हैं, या आपको और हमसे कोई चीज छुपी हुई है, ठीक है। अब बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखाना, ये सब तो बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर की पुरानी आदत रही है, ठीक है। अगर इस देश के अंदर मुसलमानों को चीजें देनी होती ना, तो आज बाबरी मस्जिद हिंदू के पक्ष में नहीं गया होता। बस सिंपल सा, इतना सिंपल बात आप समझ लो। इतनी सारी चीज जो इस देश के अंदर हो रही है ना, सबसे पहले तो बीजेपी पनप ही नहीं होती, आरएसएस को पनपने को दिया ही नहीं गया होता, ठीक है। अगर ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान कह रहे हैं ना, तो आरएसएस जैसे संगठन को पनपने ही नहीं दिया जाता, ठीक है। इन लोगों ना हिंदू खतरे में, कोई खतरे में नहीं, सिर्फ कुर्सी खतरे में। यहाँ पे आप खुद बैठे कभी सोचा करो कि साला 90-80 करोड़ की जनसंख्या हम लोगों की है, हम लोग का प्रधानमंत्री हिंदू, 90% जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी स्टेट्स हैं, उन सारे के सीएम लगभग जो है वो हिंदू हैं। तो फिर कैसे हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, जब इतने सालों में साला क्या बोलते हैं ना, अकबर बाबर जो भी थे वो लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए, मतलब कांग्रेस 60-70 साल में कुछ नहीं कर पाई, तो फिर ये जो लोग हैं, ये मतलब जो है ना, अभी 10 साल में कैसे खतरा हो गया, ये लॉजिक हमको समझ में नहीं आता। आपको आता है? कमेंट में बताओ।
चलो अगला देखते हैं। व्हाट्सएप माफिया के मेनली 4 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला डिपार्टमेंट है रेशियल या रिलीजियस प्राइड। एक आम आदमी को बहकाने के लिए शुरुआत से नफरतखोर मैसेजेस काम नहीं करेंगे। शुरू के मैसेजेस प्राइड पर फोकस करेंगे ताकि आप इनके जाल में फंसो। ये देखो हम हिंदू कितने महान लोग थे, हम सब कुछ जानते थे, हमारा इतिहास दुनिया का सबसे महान इतिहास है और हमारा कल्चर दुनिया का सबसे बेस्ट कल्चर है। डिपार्टमेंट नंबर 2 विक्टिमाइजेशन और सेल्फ पिटी। एक बार आपको गर्व और अहंकार के इमोशन से नहला दिया गया तो उसके बाद आपको विक्टिम बनाया जाता है। ऐसे मैसेजेस आपके पास आते हैं जो बताते हैं कि कैसे सदियों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ये देखो हम कितने बड़े विक्टिम हैं, हजारों सालों से इन लोगों ने हमें कभी उठने नहीं दिया ऊपर। एक बार आप इसमें विश्वास करने लग गए तो अगला हमला आप पर होता है डिपार्टमेंट नंबर 3 का, यू आर इन डेंजर। आप पर ना सिर्फ सदियों से अत्याचार हो रहे हैं बल्कि आप आज अभी भी खतरे में हो। हर हफ्ते हर दिन आप पर झूठे मैसेजेस की बौछार करी जाती है। ये देखो ये आपके घरों के अंदर आपको मार देंगे, ये देखो वहां पर क्या हुआ, ये देखो वहां पर कैसे साधुओं को मार दिया, आपके साथ भी हो सकता है किसी दिन। और कौन है ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं? ये मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, खालिस्तानी हैं और जो आदमी एंटी बीजेपी है वो सब इनके साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सारी ऑपोजिशन पार्टीज, इंटरनेशनल एजेंसी सब आपके खिलाफ है। आप खतरे में हो और जब ये डर आपके अंदर भर दिया जाएगा, इस डर को बचाने के लिए आएगा डिपार्टमेंट नंबर 4 मोदी की कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। कौन आपको बचाएगा? मोदी जी आपको आकर बचाएंगे। मोदी जी हमारे लॉर्ड एंड सेवियर हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस पर आपको एहसास दिलाया जाएगा कि मोदी कोई इंसान नहीं, वो तो कृष्ण के अवतार है, राम के अवतार है। ऐसे अंधभक्त आपको भी मिलते होंगे जो बोलते हैं मोदी तो भगवान का अवतार है, मोदी भगवान है, मोदी ये है वो है। भाई मोदी जी एक इंसान है, ठीक है, प्रधानमंत्री, इससे पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे भी प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने जिस तरीके का अपना एजेंडा सेट किया, जिस तरीके से अपना एक इमेज बिल्ड किया, जिस तरीके से अपनी भगवान रूपी छवि बनाई है, तो भैया अंधभक्त भी मानने को तैयार है कि भैया यही भगवान है। सच्चाई हमको भी आपको पता है कि झूठ 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 सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीति झूठ पे टिकी हुई है। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है मोदी जी को लेके और बीजेपी को लेके, कमेंट में बताइए। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।